राष्ट्रीय प्रतीक या सिंबल्स ऑफ इंडिया। देखिए, भारत एक विविधताओं और विभिन्नताओं का देश है जिसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। इन सब के बावजूद भारत एक है, यानी विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाले बहुत सारे प्रतीक है। मोटा मोटी तौर पे 17 है, लेकिन कुछ ऐसे अतिरिक्त जोड़ने के बावजूद जितने भी प्रतीक बनते हैं उन सब का अपन एक सिस्टेमेटिक वर्णन है वो देखेंगे, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें और सारे क्वेश्चन है वो किसी भी परीक्षा के हिसाब से है वो अटेंड कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं राजकीय चिन्ह। अब देखिए, चिन्ह बोलने में जैसे भी है, लेकिन इसकी स्पेलिंग है वो चिह्न इस तरह से होती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल एम्बलेम, और मोटा मोटी तौर पे इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ का चिन्ह। अब अशोक स्तंभ को अपन जैसे ही देखते हैं तो उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की चीजें दिखती है। सबसे ऊपर देखते हैं तो शेर दिखाई देते हैं। देखने में आपको शेर कितने होते हैं? 3 दिखते, लेकिन वास्तव में शेर की संख्या कितनी है? शेर की संख्या है वो 4 है। इस तरह से 4 तो हो गए शेर, और उसके नीचे की तरफ देखें तो पूरा गोलाकार पत्थर होता है। उस गोलाकार पत्थर के बीचों बीच में तो एक जो चक्र लगा हुआ है जिसमें 24 ताड़ियां हैं, और उस चक्र के इधर और इधर टोटल 4 पशु होते हैं। उन 4 पशुओं के नाम याद करने के लिए ये एक सिंबल है जिसको आप ऐसे कह सकते हैं, या तो लिख लीजिए भेल, या इसको बोल दीजिए हेलो। भेल या हेलो। बेल का मतलब हो गया बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लाइन। हेलो बोलो तो हॉर्स, एलिफेंट, लाइन एंड ऑक्स, यानी बुल और ऑक्स एक ही चीज है। इस तरह से ये 4 पशु तो नीचे की तरफ गोलाकार पत्थर में, और ऊपर की तरफ 4 शेर है। इस अशोक स्तंभ को अशोक की जो राजधानी थी, जिस सारनाथ बोलते हैं, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, सम्राट अशोक की जो सारनाथ राजधानी थी, वहां से लिया गया है। अब उसके एक नीचे की तरफ एक वाक्य लिखा हुआ मिलता है। उस वाक्य को अपन बोलते हैं राष्ट्रीय वाक्य, यानी हमारा देश का जो वाक्य है उस वाक्य का क्या नाम है? सत्यम एव जयते। अपन सत्यमेव जयते क्यों बोलते हैं? सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्यम एव जयते, यानी सत्य अकेला ही जीत सकता है, यानी जीतता है, यानी ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य की हमेशा विजय होती है, या सत्य अकेला जीतता है। ये हमारा एक राष्ट्रीय वाक्य है जो इसके साथ में लिखा हुआ मिलता है। इसको भारत की सरकार ने कब अशोक स्तंभ को राजकीय चिन्ह माना? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 के दिन से हमारा ये राजकीय चिन्ह है। इसका उपयोग कहां कहां पे हो सकता है? देखिए, विशेष जो राजकीय पद है उन्हीं के द्वारा राजकीय पद या संवैधानिक पद जिनके पास होते हैं वे ही अशोक स्तंभ का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी इस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा देखते हैं अपन राष्ट्रीय ध्वज। अब ध्वज हमारा है तिरंगा। अपन सब जानते हैं कि तिरंगा ध्वज है वो फहराया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है। इस तिरंगे का इतिहास क्या है? ये कब से शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है सबसे पहले 1904। उस 1904 के अंदर स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जिसको बोलते हैं अपन सिस्टर या बहन भगिनी। उन्होंने सबसे पहले इस तिरंगा के झंडे के प्रारूप को कलकत्ता के अंदर फहराया था। उसके बाद में जो आज तो तिरंगे का जो प्रतिरूप है, उस प्रतिरूप को पिंगली वेंकैया नाम का एक आदमी था, जिन्होंने सबसे पहले तिरंगे का मोटा मोटी आज जो स्वरूप है उसका पूर्वज बनाकर और 1921 में गांधी जी के सामने पेश किया। हालांकि उस समय उसके अंदर 2 ही रंग थे, एक तो हरे वाला और एक केसरिया, लेकिन बाद में गांधी जी ने उसके अंदर सफेद रंग और चरखे का वो है जोड़ दिया। इसके बाद में इसी तरह से 1921 से ये चलता रहा। उसके बाद में जैसे इसको देश आजाद हुआ
तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। मॉडिफिकेशन ये किए कि इसके अंदर जो चरखा था उसकी जगह पर एक 24 ताड़ियों वाला चक्र नीले रंग का वो चरखे की जगह ले ली, और ये परिवर्तन किया था डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। तो इस तरह से आज की तारीख में जो हमारा ध्वज है वो इस तरह से 3 फीट अगर लंबाई होगी तो 2 फीट है वो ऊंचाई होगी, यानी 3:2 के अंदर होता है। ये हमेशा खादी या हाथ से बुने हुए कपड़े का हो सकता है। आज की तारीख में वर्तमान में हाथ से बुनना या खादी वाला काम है वो कर्नाटक के हुबली और आसपास के क्षेत्रों में वहीं पर अधिकृत कारखाने हैं वहीं पर होता है। अब इस ध्वज को फहराने के लिए एक ध्वज आचार संहिता या ध्वज संहिता बनी हुई है जिसको बोलते हैं फ्लैग कोड। ये कोड लागू हुआ था सन 2002 में। 2002 में 2 से पहले ये हुआ था कि अपन जानते हैं कि जिंदल एक कंपनी है, उसके मालिक नवीन जिंदल, जिन्होंने अपने खुद के प्राइवेट यानी जो प्राइवेट संस्थान थी उसके ऊपर तिरंगा फहराया और उनके खिलाफ है वो कानूनी नोटिस मिला, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उसके बाद में ये वहां एक जनहित याचिका को मानकर और कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जिस तरह से दूसरे देशों में झंडे को सामान्य तौर पर फहराया जाता है उसी तरह से भारत में भी बिल्कुल छूट यानी लिबरलिटी एकदम छूट के साथ में कुछ ऐसे प्रावधान किए जिसको 2002 की ध्वज संहिता कहते हैं। अब उस संहिता के बाद में ध्वज संहिता में यह लिखा गया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, और ध्वज को किस तरह से किसी डिग्निटरी यानी किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेता या अधिकारी की मृत्यु होती है तो किस तरह से ध्वज को झुकाया जाता है, यानी किस तरह से अगर मान लो देश के स्तर का नेता है तो पूरे देश के झंडे झुकेंगे, या मान लो जैसे राष्ट्र के मान लो चीफ जस्टिस है तो अगर चीफ जस्टिस की डेथ होती है तो केवल दिल्ली के क्षेत्र के अंदर ही झंडे झुकेंगे। कोई राज्य स्तर का नेता है तो उस राज्य स्तर के झंडे झुकेंगे। झंडे को किस तरह से उतारना होता है, किस तरह से सिर के बराबर लाकर उसको सम्मान देकर उसको लपेटा जाता है, और कभी भी ऐसी स्थिति में उसको नहीं फहराया जाता कि उस झंडे का अपमान हो या हमें अटपटा लगे, जैसे किसी चीज को लपेटने में दरवाजे खिड़कियों के ऊपर पर्दे के रूप में, इस तरह से ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जिससे झंडे का अपमान हो। लेकिन अब इस ध्वज संहिता के बाद में हम प्राइवेट बिल्डिंगों के ऊपर है वो ध्वज फहरा सकते हैं। ये ध्वज सबसे पहले संविधान सभा में कब से हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 से 24 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को ये ध्वज है वो हमने मान लिया कि इसको एडॉप्ट किया, यानी इसको अंगीकृत किया 22 जुलाई 1947 के दिन। उसके बाद से लेकर और आज तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसी के साथ में ध्वज का गीत भी है। ध्वज का गीत ये है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तरह से ये ध्वज का गीत है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्र का गान और राष्ट्र गीत। देखिए गान शब्द आ रहा तो इसमें जन गण मन यानी जो नेशनल एंथेम कहते हैं राष्ट्रीय गान, ये तो है जन गण मन, और दूसरा राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम है सुजलम सुफलम मातरम, यानी इस तरह से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क है। अब ये जो राष्ट्र गान है ये 11 दिसंबर 1911 के दिन सबसे पहले ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के कारण उनको नोबेल प्राइज मिलता है। ये वास्तव में मूल रूप से बंगला के अंदर लिखा गया था। इसमें 5 पैराग्राफ है, छंद है, लेकिन वास्तव में एक छंद कोई अपन है उसको हिंदी में रूपांतरित करके और राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। इस राष्ट्रगान को गाने में अगर बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से गाया जाता है तो 52 सेकंड लगते हैं, यानी 52 सेकंड लगते हैं, और कहीं पर अगर संक्षिप्त में गाना है तो सिर्फ 20 सेकंड में, यानी पहली लाइन और अंतिम लाइन बोल के और केवल 20 सेकंड के अंदर इसको पूर्ण किया जाता है। इस तरह से ये राष्ट्रीय गान है। अब राष्ट्रीय गान सबसे पहले
हमने कहा कि बनाया तो था राष्ट्रीय गान 11 दिसंबर 1911 के दिन, लेकिन सबसे पहले गाया गया था 1911 की 27 दिसंबर के दिन। 1911 की 27 दिसंबर के दिन जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर जो सरला देवी चौधरानी थी, उन्होंने सबसे पहले इस राष्ट्रगान को गाया था। और हमारे संविधान के अंदर ये 24 जनवरी 1950 के दिन से राष्ट्रगान है। यही राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया। अब उसके बाद में देखते हैं कि अपना जो राष्ट्रगीत है वो कहाँ से लिया। राष्ट्रगीत है वो हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहते हैं, उन्होंने लिखा था। इस राष्ट्रगीत को आनंद मठ एक उपन्यास है जिसमें सन्यासी विद्रोह और उसमें एक राजनीतिक यानी अंग्रेजों के समय जो राजनीतिक टकराहट होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। इस उपन्यास के अंदर सन 1882 के अंदर सबसे पहले राष्ट्र गीत जोड़ा गया। अब राष्ट्रगीत को सबसे पहली बार गाया कब गया, तो इसका उत्तर होगा 1896 के अंदर। लेकिन 24 जनवरी 1950 से ये हमें राष्ट्रगीत को संविधान के अंदर अंगीकृत किया गया। अब इस गीत में जो लिखी हुई है कुछ बातें, इसको वास्तव में तो पहले राष्ट्रगान की तरह लेने वाले थे। गाया सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने था, लेकिन इसको गीत रहने दिया और ये राष्ट्रगान है। तो इन दोनों में आपको फर्क आना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं राष्ट्र का पशु यानी नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। देखिए इसमें भी सन 1972 तक शेर यानी लायन है वो राष्ट्र का पशु था, लेकिन 1972 में भारत ने व्यापक तौर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। उसी के साथ में जो टाइगर या बाघ उसकी संख्या है वो तेजी से घट रही थी, तो उसको संरक्षित करने के लिए शेर के स्थान पर बाघ को हमने राष्ट्रीय पशु घोषित किया। उसके अगले वर्ष यानी 1973 के अंदर हमने एक बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर है वो पूरे देश में लागू किया। इन टाइगर्स की भी खूब सारी वैरायटी होती है, उसमें से रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो टाइगर है टाइग्रिस कहते हैं इसको वैज्ञानिक भाषा में, ये हमारा राष्ट्र का पशु है। अब इस राष्ट्र पशु ये बिल्कुल हमारे माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि ये शक्ति और साहस का प्रतीक है और इसके संरक्षण के लिए हमारा बाघ परियोजनाएं चलती है। अब देखते हैं राष्ट्र का पक्षी यानी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इसको अपन हिंदी में मोर बोलते हैं, इंग्लिश में नाम है पीकॉक और वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम है पेवोक्रिस्टेटस। इसके अंदर जो नर होता है वो रंग बिरंगा नीले रंग का होता है और इसके ऊपर लगभग 200 रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है लंबी लंबी, जबकि मादा है वो साइज में थोड़ी नर की अपेक्षा मोटी होती है और भूरे रंग की होती है। ये मोर है वो मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता है, यानी ओमनीवोरस कह सकते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता है और इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे इसके जो गाने का नर होता है वो विशेष प्रकार की मधुर ध्वनि निकालता है और इसके अलावा इसमें जो डांस की प्रकृति है वो भी इसकी विशिष्ट होती है। इसके बाद देखते हैं अपन राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय फल जिसको अपन फलों का राजा यानी आम कहते हैं। आम का अंग्रेजी नाम मैंगो है और वैज्ञानिक नाम है वो मैंजीफेरा इंडिका। इसमें भारत के अंदर करीब 1000 वैरायटी है वो पाई जाती है। अब इसके अंदर जो विटामिन है, विटामिन ए, सी, डी और ई, ये विटामिन है वो पाए जाते हैं। फिर देखते हैं राष्ट्रीय सब्जी यानी नेशनल वेजिटेबल। इसका नाम है हिंदी में कद्दू, इंग्लिश में बोलते हैं पंपकिन। ये हमारी राष्ट्रीय सब्जी है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। अभी राष्ट्रीय वृक्ष है वो हमारा बरगद यानी जो फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं बरगद का पेड़ है। ये अपने फैलाव के लिए जाना जाता है। फैलाव इतना होता है कि इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को मजबूत करने के लिए शाखाओं के नीचे भी खूंटे की तरह और तने हैं वो बनते रहते हैं। इस वृक्ष को
कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब हुआ कि जो आपकी कल्पनाएं या विश, जो भी आप दुआएं मांगते हैं वो पूरा करने वाला वृक्ष है वो, ये बंगाल लेस वृक्ष कहलाता है। इसकी उम्र है वो 4000 वर्ष से भी ज्यादा मानी जाती है। इस तरह से हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बनियान ट्री या बरगद का पेड़। अब है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प या नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब इसका नाम है कमल या लोटस, जो अपन देखते हैं कि धन की देवी यानी लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, यानी ये हमारी संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। और कमल है वो कीचड़ के अंदर खिलता है, यानी पानी का स्तर भले ही नीचे हो जाए लेकिन कमल अपना स्तर है वो नीचे नहीं करता। और कमल और रोटी, रोटी का ये इनका स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर कमल है वो प्रतीक के रूप में भी काम में लिया गया था। इसके बाद देखते हैं हमारी राष्ट्रीय सूचना का पत्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन का लेटर कौन सा है। तो इसको बोलते हैं श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर, यानी किसी भी विशेष काम के लिए, विशेष सूचना के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए एक कागज यानी सर्कुलर निकाला जाता है, परिपत्र निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं श्वेत पत्र। तो ये हमारा राष्ट्रीय सूचना पत्र भी इसे कहते हैं। फिर देखते हैं राष्ट्रीय विदेश नीति। हमारी राष्ट्र की विदेश नीति है, नेशनल फॉरेन पॉलिसी है। अब फॉरेन पॉलिसी को बोलते हैं हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी हम किसी भी गुट में नहीं है। ये 1961 से भारत की विदेश नीति है। अब इस विदेश नीति से पहले हम पालन करते थे पंचशील के सिद्धांत। उस पंचशील में हमने चीन के साथ में कुछ 5 बातें तय की थी और उसमें हमारा जो भी रिजल्ट रहा, जैसा भी रहा, उसके बाद में हमने गुट निरपेक्षता को शामिल किया, यानी हम किसी भी गुट में नहीं है। देखिए शुरुआत के अंदर विश्व है वो मोटा मोटी तौर पे अमेरिका और सोवियत रूस नाम के 2 गुटों में बंटा हुआ था और भारत के साथ में मिस्र, इंडोनेशिया, इन देशों ने मिलकर और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया, जिसमें आज की तारीख में 120 देश है और सारे के सारे प्रगतिशील या विकासशील, डेवलपिंग और लगभग पिछड़े वाले देश है। इनका ये उद्देश्य था कि हम किसी गुट में रहेंगे तो उस गुट का जो नुकसान होता है वो भुगतना पड़ेगा, इसलिए जो हमारे इस नीति निर्माता थे उन्होंने किसी भी गुट में रहना उचित नहीं समझा। इस तरह से हमारी विदेश नीति का मेन भाग है जो 1961 से लागू हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर है हमारी देश का नारा है, उसका नाम तो है सत्यमेव जयते। फिर है राष्ट्र के पिताजी यानी फादर ऑफ नेशन, इनको बोलते हैं महात्मा गांधी, यानी महात्मा शब्द तो उन्होंने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर इसके बाद देखते हैं हमारा नेशनल रेप्टाइल यानी राष्ट्रीय सरीसृप। इसका उत्तर है कोबरा, यानी कोबरा एक सांप होता है जिसका हुड यानी सिर होता है वो छतरी के रूप में बनता है। वैज्ञानिक नाम है इसका नाजा, यानी ये सरीसृप है, कोबरा है वो हमारा राष्ट्रीय सरीसृप है। फिर अपन देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार यानी जो नेशनल अवार्ड क्या है। पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। अब भारत रत्न यानी सर्वोच्च पुरस्कार है, इसकी शुरुआत है उस सन 1954 में की थी और 1955 में ये कानून लाया गया कि मरने के बाद में यानी मरणोपरांत भी भारत रत्न है वो दिया जा सकता है। एक साल में 3 लोगों से ज्यादा को भारत रत्न नहीं दे सकते। भारत रत्न में मिलता क्या है, एक 35 मिलीमीटर मोटी एक सोने और प्लेटिनम की बनी हुई इस तरह से पीपल के पत्ते जैसी एक पत्ती होती है जिसके बीच में जो 24 ताड़ियों वाला चक्र होता है वो होता है और नीचे लिखा होता है भारत रत्न। इस भारत रत्न के अंदर कितने रुपए पुरस्कार के रूप में मिलते हैं, तो रुपए के मामले की बात आती है तो इस पुरस्कार के अंदर 1 रुपया भी नहीं मिलता। यह सर्वोच्च सम्मान है, इसमें रुपये पैसे नहीं जुड़े गए हैं। इस तरह से भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो 1954 से शुरू हुआ। फिर है राष्ट्रीय ग्रंथ
यानी जो नेशनल बुक है। अब यहां पर इसका लिखा हुआ मिलता है कि गीता, लेकिन वास्तव में संविधान में राष्ट्रीय ग्रंथ नाम का शब्द नहीं है। वास्तव में तो संविधान ही हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, यानी कोई संवैधानिक रूप से ग्रंथ नहीं है। फिर है विरासत वाला पशु, यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल। ये है हमारा हाथी, जो सन 2010 से विरासत पशु है। इसमें यह है कि हाथी धरती पर यानी जमीन पर मिलने वाला, समुद्र के बाहर जमीन पर मिलने वाला सबसे बड़ा जानवर है, और इसके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए इसको विरासत पशु है वो घोषित किया गया। फिर हमारा है राष्ट्रीय जलीय जीव। सन 2009 के अंदर डॉल्फिन, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों में मिलने वाली डॉल्फिन होती है, जो होशियार होती है, यानी दिमाग बहुत तेज होता है, सूंघने की अच्छी क्षमता होती है, बिल्कुल एक ऐसी पैरासोनिक यानी विशेष आवाज निकालती है जो किसी भी अवरोध से टकरा कर वापिस आती है। इस तरह की विशेषताएं होती है, और मनुष्य इससे साथ में खेलती रहती है, जिसका नाम है डॉल्फिन। इन डॉल्फिन जो गंगा के अंदर रहने वाली, इसको हम जलीय जीव माना गया है। फिर है हमारी देश की जो राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर है, जिसका नाम है गंगा। इसको पुराना नाम भागीरथी नदी, और ये 2525 किलोमीटर लंबी है। यानी ये जहां से निकलती है वहां से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां तक ये 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा का पानी बहुत ही साफ होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं उनको खाने वाला एक वायरस होता है, और जीवाणु को खाने वाले वायरस को बोलते हैं जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। उसके कारण गंगा का जो जल होता है वो एकदम पारदर्शी साफ होता है। फिर है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। हमारे नेशनल प्लेज या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है, तो ये सन 1962 में पीवी सुब्बा राव नाम के एक तेलुगु के साहित्यकार थे, जिन्होंने एक प्रतिज्ञा लिखी, जो 1965 में शिक्षा विभाग ने पूरे भारत में स्कूलों में लागू किया, जिसको बच्चे रोजाना हाथ सामने करके भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, इस तरह की जो प्रतिज्ञा बोलते हैं, वो हमारी 1965 से राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। फिर देखते हैं राष्ट्र का पंचांग या नेशनल कैलेंडर। इसका उत्तर है शक सम्मत। शक पूर्ण कुषाण, इन्होंने भारत के ऊपर शासन किया। लेकिन अब अपन देखते हैं कि जो भी हमारी इतिहास लिखा हुआ है उसमें जो भी तारीखें हैं, अधिकतर तारीखें हैं वो शक सम्मत वाली तारीखें। इतिहास के जो भी शिलालेख हो, चाहे कोई भी अगर किताबें हो, सिक्के हो, उन सब के ऊपर ये शक सम्मत वाली तारीखें लिखी होती है। इसलिए भारत की सरकार ने 22 मार्च 1957 के दिन से शक सम्मत वाले कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दी। अब 22 मार्च ही क्यों किया गया? देखिए, जब भी जो शक सम्मत के या विक्रम सम्मत के महीने एक ही है, चैत्र, बैसाख वगैरह वगैरह, ये शुरू होते हैं, तो चैत्र की पहली तारीख वो 22 मार्च के दिन पड़ती है, और जिस साल लीप ईयर होता है वो तारीख पड़ती है 21 मार्च के दिन। इसलिए 22 मार्च के दिन है ये हमारा पंचांग है वो शुरू होता है। अब इसका उपयोग है, रेडियो है, विशेष प्रकार के गजट यानी जो राजपत्र है उन सब के अंदर ये शक सम्मत वाली तारीखें हैं वो लिखी हुई मिलती है, और बाकी जगह अपन जो सामान्य तौर पे ये जनवरी से लेकर दिसंबर वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको मानते हैं। अब ये 1957 में जिस समय लागू हुआ, तो वास्तव में शक सम्मत के अंदर कौन सा सन था, तो इसका उत्तर है 1879। यानी ये हुआ कि शक सम्मत और हमारे वाले जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके बीच में 78 वर्ष का अंतर चलता है। फिर है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा यानी हमारी नेशनल करेंसी। ये हमारी नेशनल करेंसी है रुपया। अब ये रुपया कब से है, तो सबसे पहले शेर शाह सूरी ने 1540 के अंदर चांदी का एक रुपया बनाया था, जो वास्तव में 10 ग्राम और
10.53 ग्राम 10.53 ग्राम का था और उस तरह से इसका नाम दिया रुपया। अब रूपा अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, रूपा का मतलब होता है चांदी जैसी चमक वाला, यानी रूप। तो ये वहां से ये शब्द आया है। अब वो शेरशाह सूरी के वक्त से है, ये हमारा रुपया है। भारत और आस पड़ोस के देश है, उनकी भी करेंसी है वो रुपया है। अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान वाला रुपया, श्रीलंका वाला है तो श्रीलंका वाला रुपया, अफगानिस्तान है तो रुपया बोल देंगे, नेपाल वाला रुपया, बांग्लादेश का टका। इस तरह से हमारी मुद्रा है। लेकिन सन 2010 के अंदर एक IIT छात्र थे जिनका नाम था डी उदय कुमार। अब डी उदय कुमार ने एक सिंबल बनाया रुपये का। ये आर तरह भी लिख सकते हैं और रुपये का र तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये तिरंगे झंडे की लाइनें खींच देते हैं तो ये रुपये का चिन्ह बन जाता है। इस तरह से ये चिन्ह भारत की सरकार ने आमंत्रित किए थे सुझाव, और सुझाव जिसका माना था उस IIT का नाम है डी उदय कुमार। यानी 2010 से ये हमारा ऐसे चलता है। अदरवाइज जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे लिखते हैं उसको लिखते हैं INR। इसका मतलब हुआ इंडियन रुपीज। यानी ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने INR जो चिन्ह लिखते हैं इसका मतलब हुआ भारतीय रुपया। ये इस तरह से भारत की करेंसी है रुपया। फिर है देश का खेल, यानी राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम। सन 1928 से लेके और 56 तक भारत है वो 6 गोल्ड मेडल, यानी लगातार गोल्ड मेडल जीता 6, और उसके बाद में 2 और, टोटल 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है। और ये है मैदानी हॉकी, यानी फील्ड में खेले जाने वाली हॉकी। दूसरी हॉकी होती है आइस वाली हॉकी, यानी बर्फ पे खेलते हैं वो। यानी हमारा जो देश का खेल है उसका नाम है हॉकी, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। मेजर ध्यानचंद है वो हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी हुए हैं। फिर देखते हैं राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय पर्व, नेशनल फेस्टिवल। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो ये हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो परंपरा है वो लाहौर के अधिवेशन 1930 से शुरुआत हुई थी 26 जनवरी के दिन। यानी जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला उसमें 26 जनवरी 1930 के दिन सबसे पहली बार हमने पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी तरह से आजादी की मांग की। उस खास दिन को यादगार बनाने के लिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है यानी रिपब्लिक डे है 26 जनवरी 1950 से मना रहे हैं। यानी ये 26 जनवरी जो तारीख है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग वाली तारीख है। अब इस तरह से हालांकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर और तैयार हो गया था, लेकिन इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इतना इंतजार करके और बाद में हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया। तीसरा हमारा राष्ट्रीय पर्व है जिसको 2 अक्टूबर या गांधी जयंती कहते हैं, यानी महात्मा गांधी की जन्म तिथि। ये 2 अक्टूबर है, ये भी राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय पर्व है। फिर अपन देखते हैं राष्ट्रीय नृत्य। तो राष्ट्रीय नृत्य हमारा कोई नहीं है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्य हैं जिसको अपन अलग से वीडियो में देखेंगे। फिर देखते हैं हमारा राष्ट्र का सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु कौन सा है जिसको हमने बिल्कुल एकदम राष्ट्रीय जीव माना है, राष्ट्रीय छोटा जीव। देखिए सन 2011 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहते हैं COP 11 ये हुआ था हैदराबाद में। तो वहां पर छोटे स्कूल के बच्चों ने एक बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से संबंधित एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें जो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस है वो हमारा राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव या राष्ट्रीय जीवाणु है। फिर है हमारी राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा देखते ही लोग हिंदी भाषी सोचेंगे कि हिंदी होनी चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मोटा मोटी तौर पे हिंदी भाषी राज्यों के साथ में जब भी संवाद कायम करना है तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, या फिर बाकी राज्यों के साथ में तब अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी और अंग्रेजी का राजकार्यों में ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन हमारे
जो संविधान की अनुसूची संख्या 8 है उसमें 22 भाषाओं को जो राजकीय भाषाओं का दर्जा दिया हुआ है। यानी आप किसी भी बड़ी परीक्षा को देते हैं तो इन 22 में से किसी भी भाषा में परीक्षा लिख सकते हैं। तो इस तरह से 22 भाषाएं हैं वो हमारी जो 8वीं अनुसूची के अंदर है। फिर है हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। फिर राष्ट्रीय योजना, यानी ये योजना है सबसे बड़ी योजना है जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसको हमने रूस से लिया है और भारत के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना चली थी सन 1951 से लेके और 1956 तक। तो इस तरह से ये हमारी जो राष्ट्रीय योजना है इसका नाम है पंचवर्षीय योजना है। इसके बारे में भी अपन अलग से वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से जो ये राष्ट्रीय प्रतीक हुए ये दिखाते हैं कि भारत में अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी भारत एक है, यानी विविधता में एकता वाला देश है।